नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कुंडली के दोषों के बारे में और उनकी शांति विधान के बारे में। चूँकि आप लोग कुंडली दिखाते हैं तो जो दोष निकल के सामने आते हैं उनके लिए कौन सा मंत्र जाप होता है, कितना मंत्र होता है, किस दोष में कौन कौन से ग्रहों की भूमिकाएं होती हैं, ये सब आपको जनरल नॉलेज में रहना चाहिए। आप स्वयं की कुंडली देख के समझ जाएंगे कि हाँ ये दोष है। साथ साथ में दोष भी बताऊंगा, आप अपनी कुंडली देखेंगे, दोषों के बारे में भी जानेंगे और उनका निदान, उनकी शांति की विधि भी जानेंगे आप। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले नीच दोष की बात कर लेता हूँ। नीच दोष क्या होता है? जब कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में होता है तो नीच दोष होता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य महाराज 1 नंबर की गिनती पर हो तो उच्च के होते हैं और 7 नंबर की गिनती पर हो तो नीच के होते हैं। यानी अगर सूर्य कुंडली में 7 नंबर की गिनती पर है तो उसमें नीच का दोष है। यानी सूर्य जिन चीज़ों का कारक है, जिन भाव का स्वामी है, उसके फल में कमी आ जाती है। तो सूर्य अगर 7 नंबर पे है तो नीच दोष है। कौन सा मंत्र जपना है, कितना जपना है, ये मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं दोषों को कवर करूंगा, फिर एक साथ मंत्र और संख्या मैं आपको बताऊंगा। तो सूर्य 7 में नीच दोष में होता है। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा 8 नंबर की गिनती पर लिखा है तो नीच दोष चंद्रमा में है। मंगल कुंडली में कहीं भी 4 नंबर की गिनती पर है तो नीच दोष है। इसी प्रकार से बुध अगर कुंडली में कहीं भी किसी भी भाव में 12 नंबर की गिनती पर है तो बुध में नीच का दोष है। गुरु अगर कुंडली में कहीं भी 10 नंबर की गिनती पर है तो नीच दोष है। अब गुरु धन का कारक, ज्ञान का कारक, संतान का कारक, तो इन सब में कमी करा देगा। शुक्र जो है अगर आपकी कुंडली में 6 नंबर की गिनती पर कहीं लिखा है तो उसमें नीचत्व तो आ गया है। और शनि अगर कुंडली में 1 नंबर की गिनती पर लिखा हुआ है तो नीच राशि में है। इसी प्रकार से अगर हम राहु और केतु की बात कर लें तो राहु को नीच बृहस्पति की राशि में यानी 9 और 12 नंबर की गिनती पर नीच मानिए और केतु को बुध के घर में 3 और 6 नंबर की गिनती पे नीच मान के आप चलेंगे। इस राशियों में ये अशुभ प्रभाव देते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह इन गिनतियों पर है तो उसे नीच समझिए और उसकी शांति करिए, उसकी शांति का विधान करना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं अस्त दोष। अस्त दोष कब होगा? अगर कोई भी ग्रह सूर्य के साथ बैठा हो। जैसे सूर्य के साथ अमूमन बुध और शुक्र तो पड़ ही जाते हैं। अगर सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और वह सूर्य से 12 डिग्री से कम के अंतर पर है, जैसे सूर्य अगर 5 डिग्री का है और इसी के साथ बुध है तो बुध को 17 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो वैसे भी जब आप ऐप से कुंडली बनाएंगे, आपकी बनी हुई कुंडली होगी तो उसमें जो ग्रह अस्त होते हैं उनके सामने आ लिखा रहता है, अस्त लिखा रहता है। तो कोई भी ग्रह अगर अस्त है तो अस्त दोष में भी ग्रह अपने भावफल और कारकत्व में कमी लाता है। अस्त ग्रह को विकल की संज्ञा देते हैं। विकल मतलब परेशान रहने वाला, यानी इसकी दशा अंतर दशा आपको भी विकल बनाएगी, परेशान करेगी। तो अस्त दोष में भी ग्रहों के मंत्रों का जाप करना चाहिए। कौन सा मंत्र कितना, ये अभी आपको पता चलेगा। अगर कोई ग्रह नीच दोष से है तो आप जान गए। अस्त दोष है तो इन्हीं 9 ग्रहों में से कोई ना कोई ग्रह अस्त होगा और इन्हीं का ही मंत्र जाप करना रहेगा। अब बात कर लेते हैं केमद्रुम दोष की। अगर कुंडली में चंद्रमा अकेला बैठा हो, जहाँ भी कहीं कुंडली आपकी है, जो लग्न कुंडली है, वो चंद्रमा जिस भाव में है वह अकेला हो, आगे पीछे और साथ में कोई ना हो तो केमद्रुम दोष बन जाता है। 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव का केमद्रुम दोष बहुत ही अशुभ होता है। 6ठे और 12वें का ज़्यादा होता है, 8वें का तो बहुत ही मानसिक तकलीफ देता है। अगर 6ठे, 8ठे, 12वें भाव में चंद्रमा है, केमद्रुम दोष है,
तब आपको चंद्रमा का 1.25 लाख मंत्र जाप करवाना चाहिए। और अगर अन्य भाव में बना हुआ है चंद्रमा का केंद्रम दोष, यानी चंद्रमा जहाँ है उसके साथ में आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, तो आपको चंद्रमा के 48,000 मंत्र जाप से भी फायदा हो जाएगा। विष दोष कब बनेगा? विष दोष अगर आपकी कुंडली में कहीं भी चंद्र और शनि एक साथ है तो विष दोष बनता है। स्त्री की कुंडली में यह दोष काफ़ी खतरनाक होता है, वैवाहिक सुख में कमी ला देता है। पुरुष की कुंडली में वैवाहिक सुख में तो नहीं, लेकिन मानसिक रूप से पीड़ा अवश्य दे देता है। तो विष दोष बनेगा चंद्रमा और शनि से, यानी अगर किसी भी कुंडली में विष दोष बना हुआ है, चंद्रमा शनि एक साथ हो, शनि चंद्रमा को देख रहा हो, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में हो, तो विष दोष बनेगा। चंद्रमा और शनि का मंत्र जाप करवाना होगा। कौन सा मंत्र होगा ये अभी मैं लास्ट में लिखूंगा, मंत्र संख्या भी लास्ट में लिखूंगा। इसी प्रकार से अगर ग्रहण दोष कुंडली में बना हो तो आप उसे चेक करिए। अगर सूर्य के साथ में या चंद्र के साथ में कुंडली में राहु या केतु बैठा हुआ है, सूर्य के साथ राहु हो, चंद्रमा के साथ राहु हो, सूर्य के साथ केतु हो, चंद्रमा के साथ केतु हो, यानी सूर्य चंद्रमा का किसी भी प्रकार से राहु केतु के साथ युति हो जाए या सूर्य चंद्रमा राहु केतु के नक्षत्र में हो तो ग्रहण दोष बनता है। ऐसे में जिन दो ग्रहों से ग्रहण दोष बनेगा उन दोनों ग्रहों के मंत्रों का जाप होगा। अब मान लीजिए अगर सूर्य चंद्रमा दोनों के साथ में राहु या केतु में से कोई ग्रह आ गया तब ज़्यादा प्रबल ग्रहण दोष बनेगा। जैसे अमावस्या का जन्म होगा और राहु साथ में होगा तब बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगा, तब वहाँ पे 3 ग्रहों का जाप करना पड़ेगा। तो सूर्य के साथ और चंद्र के साथ स्थित राहु केतु में से जो भी होगा उसका मंत्र और सूर्य चंद्रमा का मंत्र जाप किया जाएगा। अंधक दोष की बात कर लेते हैं। अंधक दोष जीवन में स्ट्रगल पैदा करता है। जब सूर्य और शनि कुंडली में एक साथ होते हैं तो अंधक दोष की स्थिति बन जाती है। अंधक जैसा कि नाम ही इसका है, अंधक यानी दिखाई ना देना, जीवन एक अंधा रेस बन जाता है। कभी कभी बिना कुछ सोचे विचारे लक्ष्य निर्धारित किए व्यक्ति भटकता रह जाता है। तो अंधक दोष में शनि और सूर्य की युति होती है। इसमें जो है सूर्य और शनि के मंत्रों का जाप किया जाएगा, आपको इससे विशेष लाभ होगा। अंगारक दोष की बात करते हैं। अंगारक दोष कैसे बनेगा? जब कुंडली में राहु के साथ में या केतु के साथ में मंगल की स्थिति होगी तो अंगारक दोष बनेगा। अंगारक दोष अगर राहु मंगल से बन रहा है तो राहु और मंगल का मंत्र जाप होगा। अंगारक दोष अगर केतु और मंगल की युति से बन रहा है तो केतु और मंगल का जाप होना है, यानी मंगल के साथ राहु या केतु में से किसी का होना अंगारक दोष का निर्माण करता है। 8वें भाव का अंगारक दोष, 4थे भाव का अंगारक दोष सबसे ज़्यादा अशुभ हो जाता है, इसलिए अगर 4थे या 8वें में हो तो विशेष ध्यान देना चाहिए। अन्य भावों में भी शांति की जरूरत तो है ही। मांगलिक दोष की बात कर लेते हैं। अगर कुंडली में पहले भाव में यानी फर्स्ट हाउस में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और 12वें घर में मंगल की स्थिति है तो मांगलिक दोष बन जाता है। ऐसे में पहला सूत्र है कि विवाह मांगलिक से ही होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है, स्त्री या पुरुष, तो उसका जो पार्टनर हो वो भी मांगलिक ही होना चाहिए। अगर विवाह हो चुका है और आपका पार्टनर मांगलिक नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप मंगल के मंत्रों का जाप करवाइए। मांगलिक दोष की शांति करवाने से आपको लाभ मिल जाएगा। चांडाल दोष की बात कर लेते हैं। चांडाल दोष कब बनेगा? चांडाल दोष कुंडली में बनता है जब गुरु के साथ में राहु या केतु की प्लेसमेंट हो। राहु या केतु की प्लेसमेंट गुरु के साथ होने से चांडाल दोष बनता है। इसमें राहु और केतु अपना चांडालत्व जो है गुरु में डाल देते हैं, यानी गुरु आपका अशुभ हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर गुरु राहु है तो गुरु राहु का जाप होगा, और अगर गुरु केतु है तो गुरु और केतु के मंत्रों का जाप होगा। ये जो दोष होते हैं ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पे होते हैं। अगर आप इन दोषों का समन कराते हैं तो जो आपका पुनर्जन्म अगला जन्म होता है तो आप इन दोषों के ऋण से मुक्त हो जाते हैं, तो आपके भावी जीवन में इन सारे अशुभ प्रभावों का असर खत्म हो जाता है। अब बात कर लेते हैं शापित दोष। यह भी बहुत ही अशुभ योग होता है। शापित दोष में आपको शनि और राहु की युति मिलेगी एक साथ। अगर कुंडली में कहीं भी शनि राहु एक साथ हैं तो शापित दोष बन जाता है।
8वें भाव का शापित दोष विशेष रूप से परेशानी देता है। कभी कभी शापित दोष है और अन्य ग्रह भी कमजोर हों, शुभ ग्रह जैसे गुरु और शुक्र तो लाइलाज बीमारियों का कारण भी बन जाते हैं। तो श्रापित दोष शनि राहु के कारण बनता है। इसमें आप शनि का जाप करवाएंगे और राहु के मंत्रों का जप करवाया जाता है। काल सर्प दोष जो बहुत ही प्रसिद्ध है, लोगों को इसके बारे में जानकारी रहती है। काल सर्प बनता है राहु और केतु से। जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो वो सर्प का रूप ले लेता है, यानी इसमें भूमिका है राहु की, केतु की और सर्प की। तो इसमें राहु के मंत्रों का जाप होगा, केतु के मंत्रों का जाप होगा, सर्प गायत्री और सर्प सूक्ति का भी जप करके हवन किया जाएगा। आमतौर पे लोग बाहर जाते हैं पूजा कराने, नासिक वगैरह, उज्जैन वगैरह, तो वहाँ पे सिर्फ 2-2.5 घंटे का पूजन फूल अक्षत सिर्फ डालने से कुछ नहीं होने वाला है। एक चीज़ आप हमेशा समझ लीजिए, कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर ग्रह का जप करके हवन होगा तो आपको फ़ायदा मिलता है। ये मूल चीज़ है, ये आपको 90% असर डालता है, जप और हवन और पूजन फूल अक्षत ये सब भी होना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ फूल अक्षत और धूप दीप आपने कर दिया, जप करके हवन नहीं हुआ है, तो आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। यानी ये जो ग्रहों के जप और हवन होते हैं शांति के लिए, ये प्राइमरी चीज़ है, ये फंडामेंटल चीज़ है, ये होना ही होना चाहिए। तो काल सर्प में राहु का, केतु का और सर्प का जप होगा। कितना होगा अभी आपको आगे बताया जाएगा। अमावस्या दोष कब होता है? जब सूर्य के साथ में चंद्रमा आ जाए, यानी चंद्रमा पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, अस्त हो जाए। चंद्रमा पूर्ण रूप से अस्त हो तो अमावस्या दोष लगता है, यानी ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति कमज़ोर होती है। थोड़ा ज़्यादा जो है ऐसे व्यक्ति आवेग वाले या गुस्से वाले कार्यों में, जहाँ पर वाद विवाद हो, लड़ाई झगड़ा, वहाँ पे जाने से इनका बीपी वगैरह बढ़ जाता है। अक्सर बीपी के मरीज भी हो जाते हैं। तो अमावस्या दोष में आपको चंद्रमा, क्योंकि इसमें पीड़ित कौन होता है, चंद्रमा, तो अमावस्या दोष में चंद्रमा के मंत्रों का जप होगा। अगला दोष बनता है सकट दोष। सकट दोष कब बनता है? जब आपकी कुंडली में जहाँ पर गुरु बैठा हुआ है, गुरु से 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में चंद्रमा होता है तो सकट दोष बन जाता है। सकट दोष हर महीने बनता है और 3-3 योग बनते हैं, क्योंकि हर महीने चंद्रमा गुरु से 6, 8, 12 में जाएगा। तो जिसकी कुंडली में सकट दोष होता है, तो जब गोचर में भी सकट दोष बनेगा तो ज़्यादा पीड़ित करेगा। तो सकट दोष में गुरु और चंद्रमा से यह दोष बनता है, तो इसमें आपको गुरु का और चंद्रमा का जप करवाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों गुरु और चंद्रमा के कारण बन रहा है। सकट दोष में गुरु का जप होगा और चंद्र का जप होगा। जड़ दोष कब होता है? कभी कभी व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, मतलब ऐसे ऐसे काम कर जाता है जो नहीं करना चाहिए था, या सोच विचार नहीं पाता, या बुध और राहु एक साथ हो कुंडली में, तब यह जड़ दोष बनता है। जड़ दोष के लिए बुध की और राहु की शांति होनी चाहिए। तो ये सारे दोषों को मैंने बताया, किसका जप होना है ये भी बता दिया। अब मैं बता देता हूँ आपको कि कितना जप होना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुगे चतुर्गुणे, कलयुग में 4 गुना जप करना चाहिए। जैसे सूर्य का जप जो है ये 7000 मंत्र है। कितना है? 7000 मंत्र सूर्य का जप कलयुग में बताया गया। तो 7 का 4 गुना, 7 चौक 28 करेंगे, और जो हवन होता है वो 10% एक्स्ट्रा इसमें जोड़ेंगे, तो 28,000 प्लस 2800, 10% एक्स्ट्रा कर देने से हमें दशांश हवन नहीं करना पड़ता। क्योंकि अगर मान लीजिए शनि के हम 1,02,000 मंत्र जाप कर रहे हैं और दशांश हवन करेंगे आप, तो इसी हवन में ही आपका 2 दिन निकल जाएगा और खर्चीला भी बहुत हो जाएगा। तो ऐसे में उस ग्रह का 4 गुना जप प्लस जो 4 गुणा हुआ है उसका 10% एक्स्ट्रा कर देंगे, तो आपको 108 आहुति, 1000 आहुति दे के भी पूर्ण रूप से वही परिणाम मिलने वाला है। तो सूर्य का आपको जप करना है, कुल मिला के 31,000 मंत्र सूर्य के जाप होंगे। चंद्रमा का टोटल 48,000 मंत्र जाप होगा। मंगल का 44,000 मंत्र जाप होगा। बुध का 41,000 मंत्र जाप होगा। गुरु का 84,000 मंत्र जाप होगा। शुक्र का 70,000 मंत्र जाप होगा। शनि का 1,02,000 मंत्र जाप होगा। और इसी प्रकार से राहु और केतु का, राहु का आप
करेंगे 80,000 मंत्र और केतु का होगा 70,000 मंत्र जाप करके हवन किया जाएगा। अब बात करते हैं विशेष व्यवस्था काल सर्प के लिए। जब काल सर्प की शांति होगी तो राहु का 80,000, केतु का 70,000 तो होगा ही होगा, साथ में सर्प गायत्री या नाग गायत्री का 5100 मंत्र करवाइए और एक सर्प सूक्ति का पाठ होता है, तो सर्प सूक्ति का पाठ 101 पाठ करवाना चाहिए। तदोपरांत ये सब जप होने के बाद हवन हो जाए तो जो कुंडली के दोष बने हैं वो शांत हो जाते हैं। इसके अलावा तात्कालिक रिलीफ के लिए, ये तो परमानेंट इलाज हो गया जप करा के हवन कराना, लेकिन कोई दोष आपको तात्कालिक रूप से परेशान कर रहा है तो जो भी दोष बना है जिन ग्रहों के कारण, उनकी वस्तुओं का दान करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अंगारक दोष से आप तुरंत छुट्टी चाहते हैं, परेशान हैं, तो जप तो आप करवाइए ही करवाइए। जप का रिजल्ट आपको 3 से 6 महीने में मिलेगा। और अगर तात्कालिक लाभ लेना चाहते हैं साथ ही साथ, तो जप के साथ साथ आप उस ग्रह के वस्तुओं का भी दान करिए। सूर्य के लिए गुड़ का दान, लाल वस्त्र का दान, तांबे के बर्तन का दान, चंद्रमा के लिए चावल, सफ़ेद वस्तुएं, घी का दान, चांदी का दान, दूध दही का दान। मंगल के लिए वही है जो सूर्य के लिए है, गुड़, लाल वस्त्र, तांबा, लाल मिर्चाल। बुध के लिए हरी सब्जी का दान, गुरु के लिए पीली दाल, पीले वस्त्र का दान, केले का दान आदि कर सकते हैं, स्वर्ण दान कर सकते हैं। शुक्र के लिए भी वही चावल का दान, घी का दान, चांदी का दान। शनि के लिए लोहे से बनी वस्तु का दान और खाने वाले तेलों का दान किया जा सकता है। राहु के लिए काले उड़द का दान करिए। जो राहु केतु शनि का दान है वो तीनों का एक ही है, काला उड़द भी आ गया, तिल भी आ गया, लोहे के वस्तु भी आ गए, इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए। मंत्र कौन सा जाप कर सकते हैं? बीज मंत्र कर सकते हैं, तांत्रिक मंत्र कर सकते हैं या वैदिक मंत्र कर सकते हैं। बीज मंत्रों का ज़्यादा लाभ मिलता है क्योंकि बीज मतलब होता है कि आप बीज बो रहे हैं और थोड़े समय बाद वह बड़ा होकर के पेड़ बनेगा, ज़्यादा दिनों तक लाभ देगा। तो सूर्य का मंत्र मैं बता देता हूँ अब। ओम घृणी सूर्याय नमः, नोट कर लीजिए आप लोग, ओम घृणी सूर्याय नमः। चंद्र का मंत्र ओम श्रोम सोमाय नमः। मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः। बुध का ओम बुम बुधाय नमः। गुरु का ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। शुक्र का ओम सुम शुक्राय नमः। शनि का ओम सन शनैश्चराय नमः। राहु का ओम रांग राहवे नमः। केतु का ओम केंग केतवे नमः। नाग गायत्री आप लोग सुन के लिख लीजिए। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात्। और सर्प सूक्ति का श्लोक होता है, वो पाठ पूरा होता है, वो आपको कराना चाहिए। ये आपको मैंने संक्षेप में कुंडली के दोष शांति विधान से आपका इंट्रोडक्शन करवा दिया है, ताकि जब भी आप संस्थान से हमारे संपर्क करें या कहीं से भी, तो आपको पता हो कि हाँ ये दोष है, इन ग्रहों का जप होता है।